बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपनी ट्रेड्स को शेयर करने की बजाय शाम के वक़्त फेसबुक के ऊपर हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त और स्टूडेंट वकास अहमद ने अपनी एक स्टेटमेंट हमें शेयर की, जिसमें अभी पिछले चंद दिन पहले हमने ये स्ट्रेटजी जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें हम 4 मूविंग एवरेजेस और स्टोकेस्टिक और आरएसआई को इस्तेमाल करते हैं, इसी स्ट्रेटजी को उन्होंने इस्तेमाल किया ट्रायल बेस के तौर पे। और इस स्ट्रेटजी से जो उनको ट्रेड्स मिली, जिस हद तक उन्होंने इस स्ट्रेटजी को समझा और इससे ट्रेड्स हासिल करने की कोशिश की, उन ट्रेड्स की अपनी स्टेटमेंट उन्होंने फेसबुक के ऊपर हमारे साथ शेयर की। मैंने उनको मुबारकबाद भी दी, माशाल्लाह भी कहा, अच्छी ट्रेड्स थी, लेकिन उनकी गलतियां भी काफ़ी थीं। मैंने उनको कहा कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन्होंने मुझे जवाब में ये कहा कि सर, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट शेयर की है कि आपकी तरफ से कोई मज़ीद रहनुमाई मिल जाए। तो मैंने उनको गाइड करने की बजाय ये मुनासिब समझा कि इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उनकी जो ट्रेड्स उन्होंने की हैं, उन्हीं ट्रेड्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है, किस किस चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखा और किस चीज़ को वो इग्नोर कर गए, और कोशिश करेंगे कि उनकी ट्रेड्स की अच्छाइयों और ख़ामियों के ऊपर बात करें। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करना और उनकी ट्रेड्स की गलतियों को पकड़ना, उनकी ट्रेडिंग को मज़ीद रिफ़ाइन करना है, ताकि जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने गलतियाँ की हैं वो आने वाले फ्यूचर में उन गलतियों से बचें और मज़ीद अच्छी ट्रेड्स कर सकें। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों के फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स हमें मिल रहे थे। अगर आपको याद हो, मेरी जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैं जो मेटा ट्रेडर यूज़ कर रहा था वो इंस्टा फॉरेक्स का मेटा ट्रेडर था। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं इंस्टा फॉरेक्स को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में मैं जब नया आया था 2006-07 में, तो उस वक़्त मैं पहले तो ऑप्शंस में गया था, लेकिन ऑप्शंस मुझे कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे और मैं जल्दी ऑप्शंस को छोड़ गया। और उसके बाद जो मेरा पहला बाकायदा अकाउंट था, एक अच्छा अकाउंट जो मेरा था, वो इंस्टा फॉरेक्स के साथ था। इंस्टा फॉरेक्स एक तरह की मेरी पेरेंट कंपनी है। उसके बाद इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से मुझे जो हदायत मिली, या इंस्टा फॉरेक्स की जो ऑफिशियल टीम थी उन्होंने मुझसे जो अप्रोच किया, और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला कि इंस्टा फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म से हमने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उन स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंस्टा फॉरेक्स की पाकिस्तान की वेबसाइट pakistanoffice.com को देख के हमसे रब्ता कर लेते थे, या वो स्टूडेंट्स instaforex.com इंस्टा फॉरेक्स कंपनी से बाकायदा पूछ लेते थे कि पाकिस्तान में अगर उनका कोई ट्रेनर है तो वो गाइड करें, और इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से रिकमेंड होके वो लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते थे। बहरहाल, मेरा चूँकि इंस्टा फॉरेक्स मेरी पेरेंट कंपनी है और इसलिए मैं उसको ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, इसलिए आमतौर पे मेटा ट्रेडर्स के अंदर जब मैं यूज़ करता हूँ तो दिखाने के लिए इंस्टा फॉरेक्स का मेटा ट्रेडर हमेशा ही तकरीबन मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंस्टा फॉरेक्स के साथ काम कर रहा हूँ। इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे मेटा ट्रेडर्स नज़र आ रहे होंगे, मेटा ट्रेडर्स के आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, और मेरे इनके साथ लाइव अकाउंट्स रहे हैं या चल रहे हैं। कंपनियां सभी अच्छी होती हैं, असल चीज़ आपकी अपनी ट्रेडिंग है। आप कितनी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, उसी का आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी का रोल आपके फंड्स को मैनेज करना, आपको टाइम के ऊपर आपके विड्रॉज प्रोवाइड करना है। बाकी हर कंपनी का हर कंपनी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्प्रेड का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये हर ट्रेडर की अपनी अपनी चॉइस है कि वो किस कंपनी के साथ जाता है। ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, हालांकि
मैं फिर कहूँगा कि इंस्टा फॉरेक्स मेरी पेरेंट कंपनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मैं इंस्टा फॉरेक्स, शॉर्ट फॉरेक्स, XNS, FXTM और दीगर बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर रहा हूँ और एज ए हेल्प डेस्क के तौर पे काम भी कर रहा हूँ। बहरहाल इस छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन के बाद चलते हैं अपने दोस्त वकास अहमद की ट्रेड्स की तरफ। उन्होंने आज फेसबुक के ऊपर अपनी ये स्टेटमेंट शेयर की थी। इस स्टेटमेंट की शेयर करने के बाद मैंने उनसे थोड़ी सी कम्युनिकेशन की। मैंने उनसे पूछा कि ये किस कंपनी का मेटा ट्रेडर उन्होंने यूज़ किया है, और मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये XNS का है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कंफर्म किया कि ये किस कंपनी का मेटा ट्रेडर है और किस टाइम फ्रेम पे ख़ास तौर पे उन्होंने ट्रेडिंग की है। आमतौर पे ज़ाती मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो 30 मिनट और H1 चार्ट को फॉलो करता हूँ, और मुझे इन ट्रेड्स को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए ज़रूरी था कि मुझे एग्जैक्ट पता होता कि उन्होंने किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड की है, ताकि मैं उसी टाइम फ्रेम को लेके आपको इसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। हम उनकी इन ट्रेड्स को अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सारी ट्रेड्स जिन्होंने यहाँ पे की हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं हैं। इन सारी ट्रेड्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ पे ट्रेड उनसे मिस हुई है, जो कि अच्छी ट्रेड्स बनती थी, जो कि करनी चाहिए थी और वो नहीं कर पाए, और जहाँ पे उनसे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को भी देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रेड उन्होंने यहाँ पे दिखाई है वो यूरो और डॉलर की ट्रेड है। उन्होंने सेल किया है 0:03 सर्वर टाइम के ऊपर। उन्होंने इस यूरो और डॉलर की ट्रेड को स्टार्ट किया था और ये ट्रेड उनकी स्टॉप लॉस हिट करके बंद हो गई। अगर आप देखें स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली ट्रेड यही है, -$37.50 का उन्होंने इसमें लॉस किया है। इस ट्रेड की तरफ चलते हैं। मैं XNS के इस मेटा ट्रेडर को मैंने ऑन किया है और इसमें मैंने कोशिश की है कि पहले से ही उनकी ट्रेड्स जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे मैंने ये रेड लाइंस, वर्टिकल लाइंस लगा के यहाँ ट्रेड को मार्क करने की कोशिश की है। उनकी ट्रेड स्टार्ट हुई है इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे उनकी ट्रेड 0:03 पे स्टार्ट हुई है और उन्होंने इस ट्रेड में सेल किया है, यूरो और डॉलर को सेल किया है। टेक्निकली मेरी नज़र में ये ट्रेड दुरुस्त नहीं थी और इसीलिए शायद ये ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट भी कर गई, मार्केट थोड़ी ऊपर गई। अगरचा हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट बाद में काफ़ी सारी नीचे आई, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट होने का एक रीज़न था। हमने जिस दिन इस स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो डिज़ाइन की थी, उस दिन हमने जो सबसे पहली कंडीशन जिसकी बात की थी वो ये थी कि मूविंग एवरेजेस, जो हम 4 मूविंग एवरेजेस इसमें यूज़ कर रहे हैं, 60 पीरियड्स, 30 पीरियड्स, 15 पीरियड्स और 5 पीरियड्स की, इन चारों ही मूविंग एवरेजेस को अपनी तरतीब सही रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पीछे यहाँ से इन चारों ही मूविंग एवरेजेस की एक बड़ी बेहतरीन बुलिश पैटर्न के अंदर तरतीब सीधी है। लेकिन जिस जगह पे इस कैंडल पे जहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है, H1 चार्ट, उन्होंने सारी ट्रेड्स H1 चार्ट पे ही की हैं। जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है, इस जगह पे आपकी 60 पीरियड की मूविंग एवरेज नीचे थी, मार्केट बुलिश थी। उसके बाद आपकी जो 30 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है वो इस कैंडल से ऊपर निकल चुकी थी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 15 और 5 पीरियड की मूविंग एवरेजेस नज़र आ रही हैं। ये वो एरिया है जो हमारी नज़र में सबसे बड़ा रिस्क एरिया है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस की तरतीब, नंबर 1, मूविंग एवरेजेस की तरतीब सीधी नहीं है। मूविंग एवरेजेस आपस में गड़मड़ हो चुकी हैं और कोई क्लियर इंडिकेशन ट्रेंड के हवाले से मौजूद नहीं है। नंबर 2, उन्होंने यहाँ पे सेल की ट्रेड स्टार्ट की है। सेल की ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से अगर वो वेट करते थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के बाद, 2 कैंडल्स के बाद, यानी तकरीबन 2 घंटों के बाद स्टॉकेस्टिक का सिग्नल था सेल के हवाले से। लेकिन इस सिग्नल पे भी हम सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि मूविंग एवरेजेस की तरतीब सीधी नहीं थी। जब हम किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उस स्ट्रेटजी के मुताबिक ही ट्रेड्स करें। अगर किसी जगह पे हम स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें और किसी जगह पे स्ट्रेटजी को फॉलो ना करें तो ये कोई अच्छा प्लान नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। आपकी कुछ ट्रेड स्ट्रेटजी के मुताबिक सही हो सकती हैं और ऐसी ट्रेड्स जो आप स्ट्रेटजी को फॉलो ना करके करती हैं वो गलत हो सकती हैं और आपके पूरे प्रॉफिट और लॉस का जो एक रेशो है उसको अपसेट कर सकती हैं। तो ये ट्रेड जो उन्होंने यहाँ पे सेल की थी, मेरी नज़र में ये किसी भी तरह से सेल की ट्रेड नहीं थी, क्योंकि तमाम मूविंग एवरेजेस
कोई एक क्लियर ट्रेंड शो नहीं कर रही थी, मूविंग एवरेजेस आपस में गड़बड़ हो चुकी थी। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम बाई या सेल दोनों के लिए मूविंग एवरेजेस की तरतीब को सीधा होते देखते और फिर हम सिग्नल अडॉप्ट करके उस पर ट्रेड करते। अलबत्ता अगर मैं 30 मिनट चार्ट पे जाता हूँ तो 30 मिनट चार्ट पे इसी जगह पे फिर मैं बात करूँगा कि इस जगह पे जहाँ पे उनकी ट्रेड स्टार्ट हो रही है, आपकी जो 60 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है वो ऊपर निकल चुकी थी, जो शायद अगर उन्होंने 30 पीरियड्स को हेल्प ली हो तो उनको लगा हो कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड अडॉप्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद नीचे से अभी भी आपकी मूविंग एवरेजेस किसी एक ख़ास सीध में नहीं है, एक ख़ास पैटर्न पे नहीं है जो होना चाहिए। और इसलिए यूरो डॉलर के चार्ट पे जिस टाइम पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है, और ये मेरा ख्याल है कि शायद वो रमज़ान के वजह से रात को जाग रहे होंगे और सहरी के इंतज़ार में होंगे और उस टाइम पे उन्होंने ट्रेड मिली और उन्होंने कर ली अपने तौर पे, तो ये ट्रेड किसी भी हिसाब से सेल की ट्रेड के हवाले से मुनासिब नहीं थी, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई सिग्नल नहीं था। स्टॉप लॉस हिट होने की वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाया हो, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा अभी। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस लगाने के अलग से फार्मूले मौजूद हैं। आपका वॉल्यूम कितना है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के हवाले से क्या पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी अलग चीज़ें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल के ऊपर बात कर रहे हैं कि सिग्नल कहाँ पे था और कहाँ पे नहीं था। जिस जगह पे ये ट्रेड स्टार्ट है यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ट्रेंड क्लियर नहीं था, इसलिए ये एक इनवैलिड ट्रेड है। इसलिए इस किस्म की ट्रेड से फ्यूचर में बचना ज़रूरी है। अगली ट्रेड जो उन्होंने की है वो गोल्ड पर है, XAU/USD गोल्ड का चार्ट है, जिस पे 7:30 पे उन्होंने सेल किया था। अब मुझे उन्होंने ये तो बताया है कि H1 चार्ट पे ही उन्होंने ट्रेड्स की हैं, लेकिन अगर गोल्ड के लिए भी उन्होंने H1 चार्ट पे ही ट्रेड की है तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि गोल्ड के लिए कोशिश करें कि आप 5 मिनट 15 मिनट इन दो चार्ट्स को ज़्यादातर ट्रेड करें। इस स्ट्रेटजी के हवाले से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप अपने टाइम फ्रेम को गोल्ड पर बड़ा करते चले जाएंगे, आपकी प्रॉफिट रेशोज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन उसी रेशो से आपके स्टॉप लॉसेस भी बढ़ जाती हैं। गोल्ड बहुत अट्रैक्टिव है। गोल्ड के अंदर ज़्यादा तो लोग ट्रेडिंग करते हैं इसलिए ताकि उनको थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकें, लेकिन उसी हिसाब से गोल्ड रिस्की भी है। गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस और एक बड़ा कैपिटल, आपके अकाउंट के अंदर एक ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप गोल्ड के अंदर रिस्क लें, वरना मेरी नज़र में गोल्ड की बजाय करेंसीज पे काम करना ज़्यादा सिक्योर है। बहरहाल गोल्ड की स्ट्रेट पे चलते हैं। उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी 7:30 पे और उन्होंने सेल किया था गोल्ड को। मैं अगर MT4 में आता हूँ, गोल्ड के चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, सुर्ख रंग की लाइन आपको नज़र आ रही है। उन्होंने 7:30 पे तकरीबन इस कैंडल के ऊपर सेल की ट्रेड स्टार्ट की थी। मार्केट अगर देखा जाए तो पिवट लाइन से नीचे है, जो कि एक बेरिश मूव को इंडिकेट कर रही है। मार्केट में मूविंग एवरेजेस और पिवट दो अहम चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हम अपनी क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजीज पढ़ाते हैं वो इससे भी बहुत अच्छी हैं। ये एक इंतहाई सादा, इंतहाई सिंपल स्ट्रेटजी है और इसके ऊपर हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी लाइव ट्रेडिंग और लाइव वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें सारा कुछ आपके मेटा ट्रेडर के अंदर ही मौजूद है। आपको कोई फैंसी इंडिकेटर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपके MT4 के अंदर मौजूद है। और मुझे अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो इस चीज़ का गिला करते पाए मैंने कि जी मेटा ट्रेडर के अपने इंडिकेटर्स तो किसी काम के नहीं हैं। मैं उनकी इस बात से कभी भी मुतफिक नहीं रहा, और ख़ास तौर पे आप अगर हमारी पिछली वीडियोस और आने वाली वीडियोस को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेटा ट्रेडर के ही इंडिकेटर्स को यूज़ करें। ये इंतहाई पावरफुल इंडिकेटर्स हैं, शर्त ये है कि आप इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। बहरहाल गोल्ड के ऊपर उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है और जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है वहाँ पे मार्केट पिवट से नीचे है, बहुत अच्छी बात है, सेल का ट्रेंड कंफर्म है पिवट के हिसाब से। उसके बाद उनकी 60 पीरियड की मूविंग एवरेज
30 पीरियड्स की मूविंग एवरेज दोनों ही इस कैंडल से ऊपर हैं, जो कि सेल को कंफर्म करती हैं, लेकिन उनकी ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, जो कि 15 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है, वो इन दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर से आ रही है, जो कि एक रिस्क फैक्टर को जनरेट कर रही है। लेकिन बहरहाल दो मेजर मूविंग एवरेजेस हमारी कैंडलस्टिक चार्ट से ऊपर हैं और सेल कंफर्म है, सेल का ट्रेंड जो है वो कंफर्म है। अगर पैटर्न बिल्कुल सही हो, ऊपर से देखें 60 पीरियड की ऊपर हो, 30 पीरियड्स की उसके बाद हो, 15 पीरियड्स की फिर उसके बाद हो, 5 पीरियड्स की फिर उसके बाद हो, तो लाजवाब है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 15 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन बाकी सारी मूविंग एवरेजेस एक बेहतरीन पैटर्न के ऊपर मौजूद है। ठीक है, मार्केट में सेल का सिग्नल कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे H1 चार्ट पे ही अगर उन्होंने ट्रेड की है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि ये ट्रेड मेरी नज़र में उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि नीचे से स्टॉकेस्टिक से सिग्नल उनको नहीं मिल रहा। स्टॉकेस्टिक से अगर सिग्नल सेल का मिला, जो कि बहुत नीचे जाके मिला, 21 के लेवल पे स्टॉकेस्टिक की एक बेरिश क्रॉसिंग है, और मैं नए स्टूडेंट्स को, नए ट्रेडर्स को तो कहता हूं कि आप इस किस्म की बेरिश क्रॉसिंग्स को ना माने। स्टॉकेस्टिक में हम बेरिश क्रॉसिंग को मानेंगे अगर वो 50 से 100 के दरमियान हो। 50 से नीचे की बेरिश क्रॉसिंग्स जो हैं वो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत रिस्की हैं, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलप हो जाने के ऊपर आप इन ट्रेड्स को कर सकती हैं। बहरहाल जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड की वहाँ पे सिग्नल नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट एक लंबे बेरिश मूव पे, एक अच्छे बेरिश मूव पे थी, उनकी ट्रेड ने टेक प्रॉफिट इधर हिट किया है और उन्हें $41 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छी ट्रेड इस हिसाब से है कि उनका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, लेकिन उतनी अच्छी इस हिसाब से नहीं भी है कि उन्होंने जहाँ पे ट्रेड स्टार्ट की है वहाँ पे सिग्नल्स, ट्रेंड ज़रूर क्लियर था लेकिन सिग्नल क्लियर नहीं था। अगर मैं थोड़ा पीछे चलूँ, 30 मिनट चार्ट पे चलूँ, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाने की वजह से चार्ट्स ज़रा रिफ़्रेश होने में देर लगा रहे हैं। अगर मैं 30 मिनट चार्ट पे आ गया, 30 मिनट चार्ट पे अगर मैं चलूँ तो 30 मिनट चार्ट पे जो हमारे पास एक अच्छा सिग्नल आया वो ये था स्टॉकेस्टिक के हवाले से, और ये सिग्नल उनकी इस ट्रेड के तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आया है, और ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है जहाँ पे आपकी मूविंग एवरेजेस में तकरीबन, यहाँ पे भी पूरी तरह से मूविंग एवरेजेस अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मार्केट पिवट से नीचे है। मूविंग एवरेजेस आपकी 3 मूविंग एवरेजेस आपकी पैटर्न को फॉर्म कर रही हैं, नीचे से स्टॉकेस्टिक सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे अगर वो ट्रेड करते तो ये ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड कंसिडर की जाती है। अगर इससे पिछले टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर आप चले जाएं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे अब मामलात बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से मैं आम तौर पे ज़ाती ट्रेडिंग भी और दोस्तों को जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो भी यही है कि आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड के चार्ट को ट्रेड करें, आप बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं गोल्ड के चार्ट पर थोड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ पे आपके पास इस जगह से पैटर्न क्लियर हो गए, मार्केट बिल्कुल एक बेहतरीन सेल के पैटर्न पे मौजूद है। आपको यहाँ 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल, 5 सिग्नल, आज ही के दिन में आपको 5 सिग्नल्स मिले हैं, और हर सिग्नल आपका तकरीबन टेक प्रॉफिट के करीब टेक प्रॉफिट हिट करके, पिछले सारे सिग्नल्स और टेक प्रॉफिट डेफिनेटली हिट करके गए हैं सेल के। ये जो सिग्नल अभी थोड़ी देर पहले मिला है, ये मार्केट अभी चल रही है, और इंशाल्लाह ये अगर इसमें किसी ने ट्रेड की है तो ये टेक प्रॉफिट को हिट करेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। बहरहाल उनकी ट्रेड H1 के चार्ट के हवाले से अगर हम देखें तो उतनी अच्छी नहीं थी। मार्केट बेरिश पैटर्न पे मौजूद है, पिवट से नीचे है, मूविंग एवरेजेस से नीचे थी, और वहाँ पे सेल का सिग्नल उन्हें कंफर्म नहीं था। स्टॉकेस्टिक या RSI से दोनों से ही सेल का सिग्नल मौजूद नहीं था, उन्होंने सिर्फ ट्रेंड को देख के ट्रेड कर ली। ट्रेड उनकी प्रॉफिटेबल हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंफर्मेशन, हम बार बार इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि ट्रेड स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ें देखनी है आपने, एक ट्रेंड देखना है, दूसरा आपको ट्रेड स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉकेस्टिक या RSI को यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के हवाले से बताते हैं। मैकडी है, ऑसम ऑसिलेटर है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये काम करते हैं। आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही लाजवाब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं गोल्ड के चार्ट पे ट्रेडिंग के लिए। अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। अगली ट्रेड उनकी स्विस फ्रैंक और जैपनीज येन पे है। उन्होंने बाई किया था 8:08 पे। हम आते हैं स्विस फ्रैंक और जैपनीज येन के चार्ट पे।
यहाँ पे उन्होंने बाई जहाँ पे किया था, मैंने वहाँ पे ये रेड लाइन ड्रॉ की है। ये रेड लाइन जहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड के हवाले से बात करें तो मार्केट पिवट से ऊपर है, बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। मार्केट आपकी 60 पीरियड मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। उस जगह पे आपकी मार्केट जो है वो 30 पीरियड मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। आपकी 15 पीरियड्स की मूविंग एवरेज अगरचे ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, वो आपके अगेंस्ट जा रही है। मार्केट में दो मूविंग एवरेजेस, दोनों बड़ी मूविंग एवरेज से वो नीचे आ गई है। 5 पीरियड की मूविंग एवरेज से भी मार्केट ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी जो मेरी नज़र में गलती है वो ये कि ट्रेंड तो तकरीबन ठीक था, लेकिन नीचे से अगर आप देखें तो ना स्टोकेस्टिक आपको बाई करने का कह रहा है, ना आपको RSI बाई करने का कह रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये ट्रेड उतनी अच्छी ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड भी अगर मैं दोबारा देखूं, इनका टेक प्रॉफिट हिट करके गई है। एक अच्छी ट्रेड उन्होंने इस हवाले से की है कि टेक प्रॉफिट हिट हो गया, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे सिग्नल नहीं है। ट्रेंड क्लियर है लेकिन सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं इसको भी रिस्की ट्रेड ही कंसिडर करूँगा। अगर हम इसी चार्ट पे छोटे टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं, 15 मिनट या 30 मिनट, कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रेड करें आप आगे पीछे तमाम टाइम फ्रेम्स को कंसल्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे भी आपके पास को बहुत ज़्यादा इस जगह पे जहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी तमाम मूविंग एवरेजेस ट्रेंड क्लियर नहीं कर रही। मार्केट सिर्फ पिवट से ऊपर है, जस्ट एक आपके पास कंफर्मेशन है, लेकिन मूविंग एवरेजेस से आपका ट्रेंड क्लियर उतना नहीं है। आपके 30 पीरियड, 15 पीरियड और 5 पीरियड की मूविंग एवरेजेस ट्रेंड क्लियर कर रही हैं, 60 की नहीं कर रही। और बाई का सिग्नल आपको जो मिला है वो यहाँ पे मिला है, जहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया उससे तकरीबन दो कैंडल्स आगे बाई का सिग्नल उन्हें यहाँ पे मिला है, जहाँ से उन्होंने अगर ट्रेड की होती तो 56 पिप्स का प्रॉफिट उन्होंने यहाँ से गेन किया होता। अगरचे उन्होंने ये सारे एरिया में प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन कंफर्मेशन सिग्नल उनको यहाँ पे मिला है और उन्होंने ट्रेड पहले कर दी है, सिग्नल बाद में आया है। 30 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ। H1 चार्ट के ऊपर उन्होंने जहाँ पे ट्रेड स्टार्ट की है वहाँ पे नीचे से हमारे पास कोई सिग्नल है ही नहीं, इसलिए ये ट्रेड ठीक है, प्रॉफिट टारगेट को उनके हिट करके गई है या उन्होंने इस से अपना प्रॉफिट हासिल किया है, लेकिन टेक्निकली मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं है। अगली ट्रेड उन्होंने यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर पे की है, सेल किया है उन्होंने 9 बजे। यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर, ये हमारे पास उसका चार्ट है। यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर में मार्केट एक बेहतरीन सेल के पैटर्न पे मौजूद है। पिवट से नीचे थी जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की। मार्केट में सारी ही जो मूविंग एवरेजेस हैं, 60 पीरियड, 30 पीरियड, 15 पीरियड और 5 पीरियड, सारी ही मूविंग एवरेजेस अपना ट्रेंड क्लियर रखती हैं। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल के ट्रेंड पे मौजूद है। जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है वहाँ पे फिर वही मिस्टेक है उनकी कि यहाँ पे फिर से सिग्नल उनके पास नहीं है। स्टोकेस्टिक यहाँ पे बाई करने का कह रहा है। ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर हम ऑपोजिट ट्रेड्स में एंट्री नहीं लेते। स्टोकेस्टिक अगर बाई करने का कह रहा है तो हम बाई तो नहीं करेंगे, हम सेल के सिग्नल्स को तलाश ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेल का सिग्नल उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेंड को सिर्फ देखते हुए उन्होंने ट्रेड कर ली। और मेरा ख्याल है, मैं इसको दोबारा देखता हूँ, यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर पे बिल्कुल उनका जो प्रॉफिट है उन्होंने गेन किया है। $28 का उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शायद मार्केट एक अच्छे सेल के ट्रेड पे मौजूद थी। लेकिन सिग्नल, मैं फिर कहूँगा, नीचे से हमारे पास सिग्नल कंफर्मेशन इस ट्रेड पे भी उन्होंने नहीं ली है और इस ट्रेड पे सिग्नल कंफर्मेशन देना चाहिए था। 30 मिनट चार्ट पे अगर चलता हूँ, 30 मिनट चार्ट पे बड़े लाजवाब सिग्नल्स हैं हमारे पास। जहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया उससे थोड़ा आगे, 2-3 कैंडल्स आगे आपके पास एक सेल का सिग्नल मौजूद है। फिर स्टोकेस्टिक में आपके पास एक सेल का सिग्नल मौजूद है और 2 बेहतरीन ट्रेड इस एरिया में, बल्कि 3 बेहतरीन ट्रेड इस एरिया में उनको अवेलेबल थी। अगर वो इस जगह पे ट्रेड करते, 30 मिनट चार्ट की हेल्प लेके ट्रेड करते, तो ज़्यादा कंफर्मेशन भी मौजूद थी और उनको ज़्यादा ट्रेड्स भी मिलती, बजाय एक ट्रेड के उनमें ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाते। ज़ाती ट्रेडिंग में जैसे मैंने कहा है कि हम 30 मिनट और H1 दोनों ही चार्ट्स को कंसल्ट करते हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूं और मैं 30 मिनट और H1 चार्ट दोनों को ही देखता हूं। दोनों में से ही जिस चार्ट पे ट्रेंड क्लियर हो उस चार्ट पे ट्रेड की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप H1 चार्ट पे ही रहें।
शुरू में ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप छोटे चार्ट 30 मिनट चार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड जल्दी क्लियर हो जाते हैं, सिग्नल्स ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। आमतौर पे H1 चार्ट तक जाते जाते मार्केट काफ़ी सारा अपना जो ट्रेंड है वो कंप्लीट कर चुकी होती है और आपको सिग्नल जो मिलता है उसमें प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है। बहरहाल अगली ट्रेड की तरफ चलते हैं। अगली ट्रेड उनकी है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर पे। सेल किया है 12 बजे 11:59 पे उन्होंने सेल किया है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर पे। ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर के चार्ट पे आते हैं तो जिस जगह पे उन्होंने सेल किया है ये कैंडल पिवट से नीचे आ चुकी थी। मार्केट एक बेरिश मूव इंडिकेट कर रही है क्योंकि मार्केट पिवट से नीचे है। मार्केट अगर पिवट से नीचे हो तो हम उसको बेरिश कंसीडर करते हैं, पिवट से ऊपर हो तो हम उसको बुलिश कंसीडर करते हैं। लेकिन मूविंग एवरेजेस को अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड क्लियर नहीं है। 60 पीरियड की मूविंग एवरेज से ऊपर आपके पास यहाँ पे 30 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर आपके पास 15 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है और सबसे नीचे आपके पास 5 पीरियड्स की मूविंग एवरेज है। सारी ही मूविंग एवरेजेस अपना पैटर्न क्लियर नहीं रखती, इसलिए यहाँ पे सेल के सिग्नल्स, सेल के ट्रेंड्स को भी हम क्लियर नहीं कर सकते और चूंकि सेल का ट्रेंड क्लियर नहीं है इसलिए सेल के सिग्नल्स को भी हम H1 चार्ट पे फॉलो नहीं कर सकते। नीचे से उन्होंने जहाँ पे ट्रेड किया है वहाँ पे बजाय सेल का सिग्नल मिलने के स्टॉकेस्टिक तो बाई का सिग्नल दे रहा है। इसलिए ट्रेड उनकी मैं एक दफ़ा दोबारा देखना चाहूँगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर पे ट्रेड की है। छोटा सा उन्होंने प्रॉफिट टारगेट हिट करवा के अपनी ट्रेड बंद की है और ये शायद उन्होंने इसलिए छोटा प्रॉफिट लिया है क्योंकि उनको शायद कंफर्मेशन का मसला बन गया हो। और बहरहाल अगर इस टाइम फ्रेम पे, इस चार्ट पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम ट्रेड को देखते हैं तो यहाँ पे सूरत हाल H1 चार्ट से कदरे बेहतर है। यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलनी चाहिए थी, जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड की है 30 मिनट चार्ट पे, नीचे से स्टॉकेस्टिक का सिग्नल मौजूद है, लेकिन अभी तक इस सिग्नल पर भी आपके पास ऊपर मूविंग एवरेजेस के ट्रेंड की कंफर्मेशन उस हद तक बेहतर नहीं है। इसलिए ज़ाती तौर पे अगर मैं इस ट्रेड की बात करता हूं तो मैं इस ट्रेड को कभी नहीं करूंगा इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। हो सकता है किसी दूसरी स्ट्रेटजी के मुताबिक हम इस ट्रेड को कर लें, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहा हूं और इसी स्ट्रेटजी के सिग्नल्स को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इस स्ट्रेटजी के मुताबिक इस जगह पे आपके पास कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है। स्टॉकेस्टिक ने सेल का सिग्नल ज़रूर दिया है, मार्केट पिवट से नीचे है जो कि बेरिश इंडिकेट हो रही है, लेकिन मूविंग एवरेजेस अपना ट्रेंड क्लियर नहीं रखती, मूविंग एवरेजेस की तरतीब सीधी नहीं है, इसलिए सेल का सिग्नल अडॉप्ट करने में थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है। 60 पीरियड्स की मूविंग एवरेजेस ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर रही है, अगरचा हमारी 30, 15 और 5 पीरियड की मूविंग एवरेजेस का ट्रेंड क्लियर हो चुका है। बहरहाल फिर भी मैं इस चार्ट के ऊपर शायद ट्रेड ना करूं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, इन सिग्नल्स को देखते हुए। अगली ट्रेड को देखते हैं। यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर उन्होंने सेल किया है और उन्होंने यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर पहले भी सेल की ट्रेड की थी। यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर उन्होंने दोबारा सेल की ट्रेड की है और एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने हासिल किया है। ये ट्रेड उनकी 12:02 पे स्टार्ट हुई है। यूरो और न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर उनका H1 चार्ट पे उन्होंने 12:02 पे यानी इस कैंडल के ऊपर उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है। इस ट्रेंड के बारे में तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि मार्केट मूविंग एवरेजेस के हवाले से ट्रेंड क्लियर रखती है, पिवट से नीचे है, लेकिन फिर नीचे से अगर देखें तो स्टॉकेस्टिक का जो सिग्नल उन्होंने लिया है, सेल बेरिश कंफर्मेशन 20 के करीब उन्होंने ली है। नए ट्रेडर के हवाले से अगर मैं देखूँ, वो अगरचा नए ट्रेडर नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नए ट्रेडर के हवाले से बात करूँ तो ये सिग्नल बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा रिस्की है और इतना नीचे से जाके सिग्नल ले लेना को अच्छा आइडिया नहीं है। आपको अगर सेल का सिग्नल मिलता है तो वो 50 से 100 के दरमियान हो, या अगर आप सेल का सिग्नल लेना ही चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहते हैं तो वो 20 से ऊपर हो, 20 से 30 से ऊपर हो, 50 से नीचे ज़रूर हो लेकिन वो 20-30 से ऊपर हो तो फिर बेहतर है। लेकिन ये 20 से नीचे जाके सिग्नल को अडॉप्ट करना मेरी नज़र में नए बंदे के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये ट्रेड उनकी प्रॉफिट दे के गई है।
और 30 मिनट चार्ट पे हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे उनके पास काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। हो सकता है उन्होंने 30 मिनट चार्ट को ज़रूर कंसल्ट किया हो इस ट्रेड के हवाले से, और यहाँ से उन्होंने सिग्नल्स भी देखे। अगली ट्रेड उनकी डॉलर और येन पे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा उनकी इन ट्रेड्स को, इन दोनों आखिरी ट्रेड्स को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेडिंग की है। यहाँ पे शायद थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है। डॉलर और येन पे उन्होंने सेल की ट्रेड स्टार्ट की 10:17 पे, और 12:31 पे उन्होंने बाई की ट्रेड स्टार्ट कर दी। दोनों ही ट्रेड्स नुकसान करके गई हैं। इस चार्ट को देखते हैं, डॉलर और येन का चार्ट है 10:17 पे। डॉलर और येन के चार्ट पे 10:17 पे ये लाइन मैंने लगाई है। यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज मार्केट पिवट से ऊपर है, बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। इस जगह पे फिर वही चीज़ कि आपकी मूविंग एवरेजेस, सभी मूविंग एवरेजेस जो है वो अपसेट थी। बुलिश मार्केट ज़रूर है लेकिन मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड क्लियर नहीं था। उन्होंने बाई की ट्रेड अडॉप्ट की है बहुत ऊपर जाके। मैंने यहाँ पे वीडियो को एक इंटरप्शन की वजह से पॉज किया था, इसलिए मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं क्या बात कर रहा था। बहरहाल डॉलर और येन के चार्ट पे हम इस ट्रेड को देख रहे थे और मार्केट पिवट से ऊपर है, बुलिश मार्केट हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन मूविंग एवरेजेस अपना ट्रेंड क्लियर नहीं रखती, इसलिए यहाँ पे बाई की एंट्री लेना अभी मुनासिब नहीं था। H1 चार्ट के हवाले से आपको वेट करना ज़रूरी था कि ताकि आपकी मूविंग एवरेजेस क्लियर हो जाएं। और अभी ट्रेड स्टार्ट होने के बहुत देर के बाद, अब रात का टाइम है मेरे पास और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको दिखाने के लिए, तब भी अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखें तो 60 पीरियड की मूविंग एवरेज अभी तक अपने ट्रेंड को क्लियर नहीं कर पाई। अगर चाहे बाकी मूविंग एवरेजेस 30 और 15 पीरियड की और 5 पीरियड की मूविंग एवरेज एक क्लियर ट्रेंड बना चुकी हैं, लेकिन 60 पीरियड की मूविंग एवरेज अभी भी जुस्तजू कर रही है अपने ट्रेंड को क्लियर करने के लिए। अगर इसी ट्रेड को हम छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फिर वही कंडीशंस हैं कि 60 पीरियड की मूविंग एवरेज ने तो ट्रेंड को क्लियर नहीं किया, लेकिन बाकी मूविंग एवरेजेस ट्रेंड क्लियर रखती हैं और नीचे से स्टॉकेस्टिक ने बाई का सिग्नल दिया। हो सकता है ये ट्रेड उन्होंने 30 मिनट से ली हो। बहरहाल अगर 60 पीरियड की मूविंग एवरेज को इग्नोर करते हुए वो बाकी मूविंग एवरेजेस को देखते हुए ट्रेंड को क्लियर करके ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन H1 के चार्ट के ऊपर ये ट्रेड उनकी मुनासिब नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2 घंटों के बाद इसी चार्ट पे सेल कर दिया। अब जिस पहली ट्रेड उन्होंने सेल की थी, मेरी गलती है, उन्होंने 10:17 पे सेल की ट्रेड की थी। यहाँ पे जिस जगह पे मैं बात कर रहा था ये सेल की ट्रेड उन्होंने की थी। तो ये सेल की ट्रेड तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट मूव आपके पिवट एरिया से ऊपर थी, एक बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, और इसलिए यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं की जा सकती। हो सकता है ये सेल की ट्रेड उन्होंने किसी गलती की वजह से कर ली और शायद इसीलिए दोबारा उन्होंने डॉलर और येन के चार्ट पे बाई की ट्रेड में एंट्री भी ली। अब ये बाई की ट्रेड जो थी उनकी स्टॉप लॉस फिर हिट कर गई। इस ट्रेड को समझना ज़रूरी है कि बाई की ट्रेड जो उन्होंने की वो 104.70 पे स्टार्ट की। अगर आप गौर करें तो 104.70 कहाँ पे बनता है। मैं इसको इस चार्ट पे समझाने की बजाय, H1 चार्ट पे समझाने की बजाय 30 मिनट चार्ट पे लेके जाऊंगा ताकि ज़रा आपको आसानी से समझ आए। मार्केट में जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड क्लियर नहीं था उतना अच्छी तरीके से, लेकिन जहाँ पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की है 104.70, वो ये जगह बनती है एग्जैक्टली। अगर मैं इस माउस को लेके जाऊँ तो वो ये जगह है 104.70। और यहाँ पे अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक दफ़ा फिर इस वीडियो को पास करना पड़ा। दोबारा वापस अपनी ट्रेड की तरफ चलते हैं। डॉलर और येन की ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमारी इस विकास भाई की आखिरी ट्रेड है। इसमें उन्होंने $45 का लॉस किया है। बाई किया था उन्होंने डॉलर और येन के ऊपर। अगर हम चार्ट की तरफ चलें तो जिस जगह पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी, ट्रेड स्टार्टिंग पॉइंट का है 104.70, और 104.70 जो है H1 चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई बाई का सिग्नल नीचे से नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं 30 मिनट चार्ट की तरफ लेके चलूँ तो आप गौर से देखिए कि जिस जगह पे वो ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं 104.70 की जगह है। जिस जगह से वो ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे
भी आपके पास 30 मिनट चार्ट में भी कोई बाई का सिग्नल नहीं है, बल्कि उस जगह पे स्टॉकेस्टिक को अगर आप देखें तो तकरीबन उसी कैंडल या उससे अगली कैंडल पे स्टॉकेस्टिक ने आपको सेल करने के लिए कह दिया था। तो स्ट्रेटजी फॉलो करने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो वहाँ से सिग्नल्स को भी आप फॉलो करेंगे। 30 मिनट चार्ट पे सेल का सिग्नल है, अगर चाहे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, हम बुलिश ट्रेंड के अंदर सेलिंग की ट्रेड्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन हम बाई भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बाई की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस लिहाज से इस ट्रेड के अंदर अब जो इनका लॉस हुआ है, शायद स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है, मार्केट काफ़ी नीचे आई, उसके बाद नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर बनाया और हैमर के बाद अगला जो इनको थोड़ी देर के बाद सिग्नल मिला जो कि बाई का था। यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम सिग्नल्स क्लियर हैं, ट्रेंड्स भी क्लियर हैं, सारा कुछ ओके है। यहाँ पे अगर ये बाई की ट्रेड करते तो ये ट्रेड इनकी टेक प्रॉफिट हिट भी करती और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देती। इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि हमारे दोस्त विकास भाई ने जो ट्रेडिंग की है उनकी तमाम ट्रेड्स जो आज के दिन में उन्होंने की, अगर चाहे इन सारी ट्रेड्स के अंदर उन्होंने $132 का प्रॉफिट हासिल किया, लेकिन फिर भी जो ट्रेड्स उन्होंने गलत की, जिन ट्रेड्स के अंदर उनको नुकसान हुआ, अगर वो उन ट्रेड्स को भी स्ट्रेटजी के मुताबिक अच्छे तरीके से फॉलो करते तो डेफिनेटली ये ट्रेड्स भी उनकी प्रॉफिट की तरफ जाती और उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होता। कोशिश अगर हमारी यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मालूमात आपको प्रोवाइड कर सकें, जितनी ज़्यादा बेहतर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें और रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर सकें। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, फॉरेक्स मार्केट में काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ चंद एक बेसिक चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जिसमें हमने विकास भाई की ट्रेड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उनकी गलतियों को और उनकी अच्छी चीज़ों को, जहाँ पे उन्होंने फॉलो किया स्ट्रेटजी को, जहाँ पे उन्होंने फॉलो नहीं किया स्ट्रेटजी को, हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और मज़ीद ट्रेडिंग जो आप करेंगे, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह पे ट्रेड करें जहाँ पे आपको हर किस्म के सिग्नल्स क्लियर हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो इस बात का गिला करते हैं कि लो जी आज हमें ट्रेड नहीं मिली। ये चीज़ अपने जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ऐसे बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं हमारी ट्रेडिंग के दौरान भी, जब हमें मार्केट के अंदर कोई अच्छी कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती और हम उस दिन रिस्क लेने की बजाय ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि रिस्क लेके अगर हम लॉस करेंगे तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी मार्केट के अंदर ऐसे चार्ट्स पे ट्रेड करें जहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड्स मौजूद हैं, जहाँ पे आपको क्लियर सिग्नल्स मौजूद हैं। अगर सिग्नल मौजूद नहीं है, आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आपको ट्रेंड्स की समझ नहीं आ रही, तो ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर है। लॉस करने से ट्रेड ना करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में से कमी का बायस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे किसी वजह से, अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कम से कम नुकसान से बच रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में कहा जाता है कि आपके गेन्स आपके लॉसेस से ज़्यादा हों तो आप प्रॉफिटेबल हैं, यानी आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ज़्यादा हों बनस्बत आपके नुकसानदेह ट्रेड से। हर ट्रेडर नुकसान करता है, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों नहीं है। कम से कम हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिन एक्सपर्ट से ट्रेडिंग्स हासिल की हैं, जिन एक्सपर्ट के साथ काम किया है आज तक इतने सालों में, हर एक्सपर्ट यही कहता है कि हर कोई नुकसान करता है, किसी न किसी जगह पे गलती होती है। कहीं सिग्नल्स को पकड़ने में गलती हो जाती है, कहीं पे सेंटीमेंट्स के अंदर आके बंदा गलती करता है, और कहीं कहीं पे मार्केट के अंदर अचानक हुई तब्दीलियाँ गलती का बायस बन जाती हैं। बहरहाल हर ट्रेडर गलती करता है, हर ट्रेडर नुकसान भी करता है। असल चीज़ यही है कि आपके प्रॉफिट्स आपके नुकसान से ज़्यादा हों तो आप सक्सेसफुल हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आने वाले फ्यूचर में आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अपने कमेंट्स और अपने
सजेशन से हमें ज़रूर मतला कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।